हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के लॉज पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर 6, 7, 8 क्लास के साइंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। एंड 6, 7, 8 क्लास की सोशल साइंस चल रही है, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन कैसा स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। और क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखते हैं और एक्सेलरेशन देखते हैं। वी सो दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने देखा कि मोशन यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉज ऑफ द मोशन। हम अब तक ये नहीं जान पाए ये जो मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्या उसके लिए कोई कॉज की ज़रूरत पड़ती है मोशन के लिए? क्या होता है ये कॉज, ठीक है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉज, इस कॉज का नेचर क्या है? इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़। तो इस चैप्टर में हम ये सारी क्यूरियोसिटीज़ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से कि ऐसा क्या है। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट कॉजेज हैड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। बहुत सारे साल हो गए, बहुत सारी सेंचुरीज निकल गई, साइंटिस्ट पजल थे इस बारे में सोचने में कि कॉज क्या है, कैसा कॉज है, मोशन पे कौन सा कॉज लग रहा है। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी भी बॉल को जो ग्राउंड पे पड़ी है उसको अगर हिट करते हैं तो पूरी ज़िंदगी तो घूमती नहीं रहती, वो कभी ना कभी रुक जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने इससे देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलिलियो गैली एंड इसाक न्यूटन डेवलप एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मोशन। हम तब तक यही सोच रहे थे, जब तक गैलीलियो गैली ने अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं बताई थी, नहीं दी थी, तब तक हम यही सोच रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop moving object। जैसे कि मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, या फिर कोई अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ता है। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए, कि चाहे वो मोशन में थी चाहे वो रेस्ट में थी। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल। तो क्या देखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है मोशन जो चेंज हो रहा है, इसमें आप हिट, पुश और पुल के बारे में भी जानते हैं। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स, व्हाट इज इट। हम फोर्स के बारे में देखेंगे क्या है फोर्स। इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फील फोर्स। हमने किसी ने भी ना तो टेस्ट किया है फोर्स को, ना ही फील किया है। हम सिर्फ देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ मोशन में हो रही है, हमने उसे पुश किया तो वो फिर कैसे आगे बढ़ गए, इस तरीके से हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। However, we always see और feel the effect of force। हम क्या कर सकते हैं, हमेशा फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं फोर्स को। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting और pulling an object are always of bringing object in motion। जब हम pushing, hit या pull करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम क्या देखते हैं, उसको हम इन सारी चीज़ों से, इन सारी एक्टिविटीज़ से मोशन में लाते हैं। They move because we make a force act on them। वो मूव क्यों कर जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ फोर्स उनके ऊपर अप्लाई किया, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। You are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object। फोर्स हम चेंज कर सकते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर हम चेंज कर देंगे तो। दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लो। और हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्लो मूव करवा सकते हैं या फास्ट मूव करवा सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि फोर्स भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं ना, और मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप
एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्या शेप और साइज भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसको आपने खींचा तो उसकी शेप चेंज होगी, या कोई बॉल है, इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो इसकी शेप चेंज हो गई। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, देखिए इस डायग्राम से समझते हैं इसको। ये कोई यहाँ पर एक पर्सन खड़े हैं जो कि y है, यहाँ पे कोई और पर्सन खड़े हैं जो कि x है, ठीक है। अब यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर दोनों ने फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। अब अगर दोनों तरफ का फोर्स सेम होगा तो ये बॉक्स ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, तो इससे क्या होगा कि फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर x से ज़्यादा y का फोर्स हुआ, अगर y ने ज़्यादा इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉक्स मूव हो जाएगा x की तरफ, तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दो स्ट्रिंग कह लीजिए या फिर दो पर्सन कह लीजिए, x एंड y आर टाई टू अपोजिट फेस आर शोन। इसमें बोला गया है कि x और y पे आपने स्ट्रिंग टाई कर दी है दोनों। इफ़ वी अप्लाई फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग, अगर हम x से फोर्स अप्लाई करके उस स्ट्रिंग को खींचते हैं तो मूव करने लगेगा बॉक्स। अगर दोनों साइड से फिर y की तरफ से भी आप खींचेंगे तो वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्स, तब क्या होगा, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस में इसको पुल किया जाएगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा। इस तरीके के फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। अब ये देखते हैं दोनों तरफ से अलग अलग मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये बॉक्स किसी न किसी तरफ मूव हो जाएगा। तो इस तरीके के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बॉक्स को धक्का मार रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स, क्या होगा जब कुछ बच्चे किसी बॉक्स को रफ सरफेस पे धक्का मारने की कोशिश करेंगे। इफ दे पुश बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, अगर वो कम फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं उस बॉक्स के ऊपर तो द बॉक्स डज नॉट मूव, बॉक्स क्या होगा, मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर वर्क करेगा। फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा, और फ्रिक्शन क्या है, देखिए ये है आपका बॉक्स, बच्चे धक्का मारे इधर को, जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस बॉक्स के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगाएगा, वो इस साइड लगाएगा। अगर ये कम धक्का मार रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इनका फोर्स इस फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, इन बच्चों का फोर्स ज़्यादा होगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स अगर कम होगा तो बॉक्स मूव करेगा। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कब कॉज होता है, जब दो कोई भी सरफेस, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जब कोई भी दो सरफेस के बीच में कोई भी जो फोर्स लगता है, दो सरफेस है ना, एक तो क्या है, ज़मीन है, ऊपर से फिर बॉक्स का ये वाला सरफेस, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ बॉक्स एंड फ्लोर इज रफ सरफेस, कहाँ लग रहा है, बॉटम बॉक्स के निचले हिस्से में और रफ सरफेस में, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। अब क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो बच्चों ने फोर्स लगाया था वो बैलेंस हो गया, तो बॉक्स मूव नहीं किया। अगर बच्चों ने थोड़ा सा हार्डर पुश किया उस बॉक्स को, फिर से उनका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से बैलेंस हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। तो जो पुशिंग फोर्स अप्लाई हो रहा था उस बॉक्स के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको फिर से क्या करा, कैंसिल कर दिया। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर दैन द फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो बॉक्स है तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उनका पुशिंग फोर्स ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है जी। तो अब अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा तो बॉक्स क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप बाइसिकल चलाते हैं तो आप पैडल मारते हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो फोर्स लग रहा होता है, जैसे आपकी साइकिल इधर की तरफ जा रही है, फ्लोर का जो फोर्स है, जो सड़क है जिसके आप ऊपर आप साइकिल चला रहे हैं, उससे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तभी तो आपको जब आप पैडल मारते हैं तो साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप पैर दुख जाते हैं, इसीलिए तो दुखते हैं क्योंकि आप रोड के फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में अपनी साइकिल पे पैडल मार रहे होते हैं। It does appear that an object maintains its motion under the continuous applying on unbalanced force। तो हम क्या यहाँ देखेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना भी ज़रूरी है। बैलेंस फोर्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि बैलेंस फोर्स अगर होगा तो बैलेंस फोर्स का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स और बैलेंस फोर्स का इक्वल हो जाना, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा।
अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये कि जो आप फोर्स लगाओगे वो ज़्यादा होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है जी। फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, आपका फोर्स ज़्यादा होगा, तो आप अपनी साइकिल को या किसी भी चीज़ को आराम से चला पाएंगे आगे। However, it is quite incorrect. ये थोड़ा थोड़ा गलत भी है। An object moves with a uniform velocity when the force is pushing force और frictional force. कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से when the force acting on an object are balanced. जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, बैलेंस होगा। एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। दोबारा देखते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगेगा और वो बैलेंस्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, स्पीड में चेंज होगा। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. तो हमने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, एक्सेलरेशन में रखने के लिए अनबैलेंस फोर्स भी ज़रूरी होता है। एंड द चेंज इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाई। तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वो मूव तब तक करता रहेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है। कैसे जी, जैसे एक बॉल थी, हमने ग्राउंड पे ऐसे छोड़ दी तो वो एक टाइम जाके रुक जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है। तो गैलीलियो और गैली ने यही बताया था, ठीक है। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव, अगर ये जो फोर्स आप लगा रहे थे अगर उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। तो यहाँ पे बोला गया है उस ऑब्जेक्ट ने उस वक्त तक जितनी भी वेलोसिटी गेन करी थी वो उसी वेलोसिटी में मूव करता रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। इन्होंने बोला है कि कोई भी अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इन्होंने बोला कि ये देखिए यहाँ पर ये जो एक मार्बल है, कोई पत्थर है या फिर बॉल है, और ये है आपका इंक्लाइन प्लेन। इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर हम यहाँ से एक बॉल को छोड़ते हैं तो वो यहाँ तक आते आते क्या करेगी, वेलोसिटी गेन कर लेगी, ठीक है। वेलोसिटी गेन कर लेगी, फिर हमने एक और पैनल इसके आगे लगा दिया सेम एंगल का ही होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते वेलोसिटी गेन कर ली, वेलोसिटी उसने यहाँ तक आते आते गेन कर ली, तो वो क्या करेगी, इधर को मूव कर जाएगी, और जितनी वो यहाँ से आते आते जितनी वेलोसिटी उसने गेन की थी उतनी ऊपर वो पहुँच जाएगी दोबारा से। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम। तो उन्होंने बोला ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रही है, ग्रेविटी वाला फोर्स भी लग रहा है, यहाँ तक आते आते उसने क्या करा, वेलोसिटी गेन कर ली है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लाइम्स अप। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊपर पहुँच जाएगी तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर से वो नीचे लुढ़कना शुरू करेगी, नीचे से लुढ़कते लुढ़कते क्या होगा, यहाँ पर फिर से वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर से यहाँ पर आई, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइम्स अप। शो अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट, गैलीलियो ने बोला अगर हम मार्बल को लेफ्ट साइड से, जो इधर वाली साइड थी ना, वहाँ से छोड़ते हैं तो इट वुड रोल डाउन द स्लोप, नीचे आ जाएगा वहाँ से रोल करता हुआ, एंड गो अप द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड पे दोबारा से फिर क्या करेगा, जब उसकी वेलोसिटी यहाँ तक इंक्रीज होगी तो फिर से सेम हाइट तक वो पहुँच जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन ऑन द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर धीरे धीरे ये जो राइट साइड वाला एंगल है उसको अगर धीरे धीरे कम करते जाओ तो क्या होगा, वेलोसिटी से इंक्रीज हुई, बॉल यहाँ पर आई, ये आपका मेन एंगल है।
ठीक है, ये आपको दूसरा प्लेन है, यहाँ तक पहुँच गई, फिर यहाँ तक पहुँच गई वेलोसिटीज, फिर यहाँ से पहुँच गई। अब धीरे धीरे आपने क्या करा, बिल्कुल डाउन कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जो बॉल यहाँ तक जो वेलोसिटी इंक्रीज करके आई है, यहाँ तक इंक्रीज जो हुई है उसकी वेलोसिटी, अब वो प्लेन सरफेस पे चलने लगेगी और जितनी हाइट से वो वेलोसिटी यहाँ तक इंक्रीज करी थी ना, उतनी हाइट तक वो आगे पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था यहाँ तक हमने एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, उसके बाद बॉल इन्होंने बोला कि बिल्कुल सीधे चलती जाएगी। बट डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ चलती चल जाएगी, मोशन में ही रहेगी, वो कभी ना कभी रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे मोशन में रखने में कोई भी चेंज नहीं लगेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी ना कभी अनबैलेंस फोर्स पे बहुत सारे लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि does in practice the marble stops after traveling some distance। होता क्या है कि वो मार्बल जो है, जो उन्होंने छोड़ा था, वो पूरी ज़िंदगी चलता तो नहीं रहता। उन्होंने बोला जिस तरीके से कि उसको चलते रखने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उसको कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो बॉल है, ये मार्बल है, वो एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ तो इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो न्यूटन ने क्या किया, इन्हीं के जो और एक्सपेरिमेंट थे फर्दर, उसी को आगे यूज़ किया और अच्छे से समझाने की कोशिश करी। क्योंकि गैलीलियो गैली ने जो समझाया था वो आम इंसान के समझने के बिल्कुल भी लायक नहीं था, समझ नहीं सकते थे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने बोला भी गया है कि आप ल्यूब्रिकेसी प्रोवाइड करवा के आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो हमें न्यूटन ने दिए थे, जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर स्ट्रेट लाइन में अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो इसको एक चीज़ से और देख सकते हैं, अदर वर्ड्स में देखते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है, अगर उसको हमें रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो उसके स्टेट को चेंज करने में हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हमेशा क्या होता है, इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट। कि मान लीजिए आप खेल रहे हैं तो आप खेलते रहना चाहते हैं, कोई बैठे है तो बैठे रहना चाहता है। तो ये क्या है, उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या कर रहा है कि दूसरी स्टेट, उसको मतलब जो मोशन में आना है, कोई रेस्ट में उसको मोशन में आना है, तो उसको क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहता। तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगा के उसे क्या करना होता है, मोशन में लाना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना होगा, आपको उसे अगर मोशन में लाना होगा और वो रेजिस्ट करता है तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। कुछ एक्सपीरियंस करके देखते हैं। वी कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग अ मोटर कार। जैसे कि आप मोटर कार में हैं, मोटर कार में बैठे हैं। एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस अ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट। अब हमारा क्या, हम सीट पे बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं तो हम नीचे वाले फ्लोर से टच है, हमारी ऊपर वाली जो बॉडी है वो टच नहीं है। ठीक है, होगा क्या, जैसे ही एकदम से अनटिल द हमारी बॉडी उस कॉन्टैक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक फोर्स टू स्टॉप मोटर कार। जैसे ही मोटर कार पे ब्रेक लगेगा, ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, द कार स्लोज डाउन, कार धीरे धीरे स्लो होगी, बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन होगा क्या, हमारी बॉडी तो भी मोशन में थी, हमारी बॉडी जो ऊपर वाली है वो मोशन में थी। तो होगा क्या कि हमारी बॉडी को एकदम से झटका लगेगा। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में कॉज इंजरी। तो इससे क्या होता है कि एकदम से जो ब्रेक लगता है उससे इंजरी भी हो जाती है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो नीचे वाली लोअर बॉडी थी सीट के कांटेक्ट में थी, रेस्ट में थी, ऊपर वाली आपकी जो बॉडी थी वो मोशन में थी। अब वो मोशन में रहना चाहती है, एकदम से जब ब्रेक लगे तो उसको झटका लगा, इसलिए बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए। अगर एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि आप बस में कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, एन अपोजिट एक्सपीरियंस इन एनकाउंटर व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस। अगर आप बस में खड़े हैं एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, और एकदम से बस चलने लग जाती है तो आपको फिर से धक्का लगता है ना। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। अब यहाँ पे पीछे की तरफ होंगे, बस जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी, आपकी बॉडी थी रेस्ट में ही रहना था उसको, तो जैसे एकदम से बस चली तो आपकी बॉडी पीछे को हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक और लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल देखने को मिला। दिस इज बिकॉज सडन स्टार्ट बस ब्रिंग्स मोशन। एकदम से बस स्टार्ट हुई है, मोशन में आई है, टू द बस एज वेल आर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। हमारा जो
फीट थे, पैर थे, वो तो फ्लोर के कांटेक्ट में थे, लेकिन पूरी बॉडी क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, मतलब कांटेक्ट में नहीं थी, तो उसने अपोजिट फोर्स को फील किया। ये गैलीलियो गैली के बारे में, इसको पढ़िएगा जरूर। When a motor car makes a sharp turn, अगर कभी क्या होता है मोटर कार या बस एकदम से टर्न लेती है तो आपकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। Thus this can again be explained on the basis of law of inertia। ये भी क्या करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आपको ऐसा फील होता है। We tend to continue in a straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to the change the direction of motion on the motor car। We slip to one side ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। तो क्या हुआ, जैसे एकदम से स्ट्रेट लाइन में कोई भी कार या बस चल रही थी, हमारा जो अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई हुआ, जब इंजन में फ्रिक्शन लगा, तो हुआ क्या, जैसे ही एकदम से डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारी बॉडी ने क्या किया, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गई। तो एक और एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए, ये कैरम की पूरी गोटी ऐसे लगाई हुई है और ये जैसे स्ट्राइकर एकदम से बहुत तेजी से अगर स्ट्राइक करेंगे तो पूरी ये गोटी कैसी है, सारी गोटी रेस्ट में है, ठीक है। तो एक गोटी अगर सामने की तरफ जाएगी तो ये पीछे गिर जाएंगी सारी, क्योंकि ये रेस्ट में थी, ये सारी रेस्ट में रहना चाहती थी। एकदम से जब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में गिर गई, ठीक। यहाँ पे भी क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। जैसे ही आप कोई पेपर इस तरीके से रखना है ग्लास के ऊपर, और जब इसको ऐसे आप फोर्स से बहुत तेजी से एकदम से हिट करेंगे तो वो कॉइन जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब देखेंगे हम इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको भी। एन एग्जाम्पल एंड एक्टिविटी गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन। होगा क्या, यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता। इफ इट एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहता है। इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव है तो मूव में रहना चाहता है। दिस इज प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इनर्शिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या सारी बॉडीज के पास सेम इनर्शिया होता है। वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश। अब हमें पता है कि जो खाली डिब्बा है उसको आराम से पुश कर सकते हैं, लेकिन बुक से भरा हुआ बॉक्स है उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के हमें पुश करना होगा। सिमिलरली हम एक बॉल को, फुटबॉल को आराम से किक कर सकते हैं, लेकिन किसी स्टोन को, किसी ब्रिक को, किसी ईंट को फोर्स लगाना, किक करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और फोर्स भी लगाना होगा, चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि आपकी जो खाली डिब्बा था या फिर जो भरा हुआ डिब्बा था उसके मास में डिफरेंस है, उनके भार में, दोनों के भार में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनर्शिया मास के ऊपर भी क्या करता है, कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट होता है यहाँ पर। जैसे कि 5 रुपये कॉइन थोड़ा भारी होता है, मास ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा फोर्स लगेगा, 1 रुपये में नहीं लगेगा। अब फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक। वही चीज़ आप देख सकते हैं कि आपने किसी छोटी बैलगाड़ी पे फोर्स लगाया तो वो मूव हो जाएगी, लेकिन आप ट्रेन पे लगाएंगे तो वो मूव नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन के और कार्ट के जो मास है उसमें दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दिस इज बिकॉज इन द कंपेरिजन द कार्ट एंड द ट्रेन हैज मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स मोशन। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। ट्रेन में क्या है, ज़्यादा इनर्शिया है देन द कार्ट, कार्ट से ज़्यादा। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया। तो हमें क्या पता चला है कि जो भी हैवियर ऑब्जेक्ट है उनके अंदर लार्ज इनर्शिया होगा। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। तो जो इनर्शिया है आप वो कैसे मेजर करेंगे, मास से मेजर करेंगे। ये है आपकी इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है इनर्शिया टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो कोई भी स्टेट में है, अगर उसकी स्टेट आप चेंज करते हो तो वो रेजिस्ट करती है, रोकती है, तो आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जैसे इनर्शिया आपको मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का मास भी देखेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अब ऊपर से पैराग्राफ पढ़े हैं, उसी में से क्वेश्चन है, इसमें बताना है किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये फुटबॉल प्लेयर वाला, किक फुटबॉल वाला जो हमने देखा था वो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे पत्ते झड़ते हैं तो क्या होता है उसमें, तो ये होगा कि जो आपके पत्ते हैं वो इनर्शिया से अटैच होते हैं टहनियों से, इनर्शिया की वजह से। जब इनर्शिया कम हो जाएगा तो झड़ जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव कर जाते हैं जब भी कोई कार के ब्रेक लगते हैं या फिर जब वो मूव करती है ना, डायरेक्शन चेंज करती है, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इट वेलोसिटी चेंज। तो हमने क्या देखा, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा
किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसको क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिल गया ना, एक स्पीड मिल गई, वो अब चल रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो गई है। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू। तो हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है फोर्स पे, कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी। कितनी वेलोसिटी से हम क्या करे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वही बोला गया है। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन। अब आप मेजर कैसे करेंगे इसको, तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपनी डेली लाइफ के। जैसे ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, अगर कोई भी टेबल टेनिस की गेम हो रही है तो जो बॉल लगी है किसी भी प्लेयर को वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर क्रिकेट की बॉल लगती है तो बहुत ज़ोर से लगेगी। उसी तरीके से अगर कोई ट्रक है वो अगर रोड के किनारे खड़ा है तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो मोशन में आएगा, अगर वो थोड़ा सा भी किसी को टच हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक गन है और एक बुलेट की बात है। अगर आप बुलेट ऐसे किसी को मारोगे फेंक के तो कम लगेगी, लेकिन अगर किसी गन से आप फायर करते हो तो उस पर्सन की किल डेथ भी हो सकती है, ठीक है जी। तो सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सकलेटेड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सकलेशन मिल गया है, ठीक है, वी नो दैट द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वेलोसिटी के लिए ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। इन द अदर वर्ड्स दैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा अभी तक कि जो मास है और वेलोसिटी में, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि जैसे हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा मास के साथ क्या हो रहा है, जैसे हमारा मास ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वेलोसिटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऑन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो P होता है मोमेंटम का साइन, और ये है मास और ये है वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम अगर आपको निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, ठीक है। तो मोमेंटम आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, दोनों चीज में होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम की, किलोग्राम पर सेकेंड। किलोग्राम क्यों जी, मास हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी पर सेकंड में, तो दोनों को ज्वाइन कर दे तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने क्या देखा, अनबैलेंस फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। लेट अस कंसीडर फिर से एक सिचुएशन इन विच अ कार with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it speed। अगर कोई भी एक कार है उसकी बैटरी डेड हो गई तो आप क्या करेंगे, धक्का मार के चलेंगे उसको ना, धक्का मारेंगे, क्या करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप उसके ऊपर धक्का मारते चल रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमेशा वो मोशन में रहेगी। अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड में कम ही आएगी, है ना, और वो रुक जाएगी। बट अ कंटिन्यूस पुश, लेकिन क्या होगा, हमें उसे कंटिन्यूस पुश रखना है एक ही इसी टाइम में, तो क्या होगा, ओवर सम टाइम रिजल्ट इन अ ग्रेजुएशन। तो क्या होगा, उसका जो इंजन है उसमें एकदम से एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा जिससे कार की स्पीड एकदम से क्या होगी, मेंटेन रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कार डेड है, आप धक्का मार के चल रहे हैं तो उस पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल रहेगा तो क्या होगा, जो इंजन है कार का उसको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा, वो स्पीड में रहेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है, इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी कार की जो ऑब्जेक्ट है जो भी मूव कर रहा है उसका मोमेंटम सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब कितना अमाउंट में लग रहा है, मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा था लास्ट चैप्टर में, कितने अमाउंट में लग रहा है, सिर्फ उसी से हम नहीं बता पाएंगे। हमें क्या करना है, बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सटेंडेड, हमें वो टाइम पीरियड भी बता रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक या उस पर्टिकुलर टाइम में सेम फोर्स अप्लाई कर रहा था। मैग्नीट्यूड और टाइम हमें दोनों ही चाहिए होते हैं, यहाँ से हमने ये देखा, ठीक है। अब है इट मे देन ऑल्सो भी कंक्लूड दैट द फोर्स नेसेसरी चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो हम क्या देखेंगे, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम रेट भी किस तरीके से अफेक्ट करेगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज, हमें वो टाइम भी देखना है कि किस टाइम रेट से मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, अब मोमेंटम है, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब ये होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अगर प्रोपोर्शनल है किसके, जो अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका के अकॉर्डिंग। जैसे हमने देखा कि जो हमने कार को पुश कर रहे थे, जो हम कार को धक्का मारे थे, वो इक्वल होना चाहिए फोर्स टाइम के रिगार्डिंग, मतलब 1 मिनट में हमने इतना धक्का मारा था तो हमें उतना धक्का मारते रहना पड़ेगा उसको स्पीड में रखने के लिए। मैथमेटिक्स में कैसे कर सकते हैं हम इसको, ये देखिए, मास क्या होगा m, ठीक है, वेलोसिटी u और v लेंगे हम, जैसे हम लेते हैं ना इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, टाइम होगा t और कांस्टेंट फोर्स लेंगे f। इनिशियल मोमेंटम होगा p1, फाइनल मोमेंटम होगा p2। तो p का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे सारी चीजें पुट करेंगे, कैसे जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनटू v, है ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला या एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, v माइनस यू अपॉन में t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखा हमने फोर्स, फोर्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें ये साइन हटाना होता है, 9th क्लास में आप, तो आपको ये जानना होगा, जब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना होता है। यहाँ पे जैसे k लिया है तो आप कुछ भी l m n कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जब ये वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये साइन हट जाएगा, देखिए यहाँ पे हट गया ना। तो आपने क्या करा, km इंटू में v माइनस यू अपॉन में t, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में t। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में भी देख रहे थे। अब क्या हुआ, मास, इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन में t, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। अब ऐसा यूनिट देखते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम एंड मीटर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर हम न्यूटन भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू में m ए निकल गया, ठीक है, ये निकल गया ना, फोर्स F लगा दो यहाँ पे, फोर्स इक्वल्स टू में m ए, कांस्टेंट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मेथड, एक मेथड देता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें, किस लिए, मेजर करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमें फॉर्मूला मिल गया, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या है, कैसे निकालेंगे हम, मास और अगर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें उसका फोर्स पता चल जाएगा कितना लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी क्रिकेटर है, ठीक है, उसके पास ये बॉल आ रही है, तो वो क्या करता है, एकदम से उसको कैच ना करके थोड़ा सा पीछे होके कैच करता है, ताकि वो जो जितनी तेज वेलोसिटी से वो बॉल आ रही है तो वो धीरे धीरे नीचे आते आते वो हाथ नीचे कर करके क्या करे, यहाँ तक आके उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैक, पीछे की तरफ अपने हाथ करता है वो बॉल को पकड़ने के लिए। ऐसा इसलिए करता है, इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीज 0। हुआ क्या कि यहाँ पर नीचे आते आते ताकि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए उस बॉल की, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो Therefore the impact catching the fast moving ball, तो वो इजीली उस बॉल को कैच कर पाएगा तो हाथ में फिर कम लगेगी, इन रिस्पेक्ट वो एकदम से ले ले। इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर वो एकदम से कैच कर लेता बॉल को तो क्या होगा, तब ये होगा कि वेलोसिटी हाई होगी, हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू 0। यहाँ पे इसने क्या किया था, हाई वेलोसिटी को 0 कर दिया था, ठीक है, इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे तो उसको टाइम उसने अच्छे से ले लिया था वेलोसिटी को 0 करने के लिए। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे उसको जो ज़्यादा वेलोसिटी से जो बॉल आई है उसको एकदम से उसे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम क्या होगा, कम होगा, मोमेंटम भी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज लार्ज, और मोमेंटम ज़्यादा अप्लाई होगा यहाँ पर, उससे क्या होगा फिर, देयरफॉर लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड, और ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने हाथों से बॉल को पकड़ने के लिए, जिससे क्या होगा, उस एथलीट के हाथ में चोट भी लग सकती है। इन अ हाई जंप एथलीट इवेंट, कोई भी हाई जंप एथलीट इवेंट होता है तो द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन कुशन बेड और सैंड बेड, तो हमेशा एथलीट के लिए या तो कुशन बेड बनाए जाते हैं जिसपे वो गेम खेलते हैं, या फिर सैंड बेड। क्यों, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट, कि जब एथलीट कोई भी गिरे तो क्या हो जाए, टाइम इंक्रीज हो जाए, टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, जंप लेने के बाद टाइम बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको चोट कम लगे। इससे क्या होगा, दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाएगा। हैंस द फोर्स
ट्राई टू पॉन्डर हाउ टू कराटे प्लेयर। अब ये देखिए कराटे प्लेयर कैसे एकदम से किक मारते हैं ना, तो ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कहाँ तक देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ तक देख लिया था, एफ एम इंटू ए। तो एक्सक्लेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपन में टी, ठीक है जी। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी यहाँ पर आ गया, एम वी इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। दैट इज़ व्हेन एफ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई, अगर आप फोर्स 0 रखेंगे, फोर्स यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, फॉरवर्ड टाइम और टाइम t है और v इक्वल्स टू u हमारा, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर फोर्स आप 0 रखते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर आप क्या करते हैं, इफ़ u इज़ 0, अगर आप u 0 रखेंगे तो होगा क्या कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कभी मोशन में नहीं आएगा, अगर f 0 रखेंगे तो वो मोशन में रहेगा। ये समझ लीजिए बस। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अब देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन। हमने पहले दो मोशन के जो लॉ पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ चेंज हो जाता है ना, मोशन में आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में होता है। एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फोर्स, और हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स वापस भी लगाएगा। तो मान लीजिए अगर ए बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो बी का भी कुछ ना कुछ फोर्स ए पे लगाएगा, ठीक है जी। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इन दोनों के फोर्सेज के इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इधर को लगा रहा है इधर को लगा रहा है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करें, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे, एक पे तो नहीं लगा रहे, खुद पे तो नहीं लगा रहे। नेक्स्ट देखेंगे इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल के गेम में देखते हो कि दो लोग एक ही बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट भी लगती है। क्यों, क्योंकि वो दोनों ने उन दोनों का क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ इस वजह से, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, द टू अपोजिंग फोर्स आर नोन एज एक्शन एंड अ रिएक्शन फोर्स। तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट ने एक्शन लगाया, ठीक है, इस फोर्स ने कुछ ना कुछ एक्शन किया बी पे, तो बी ने कुछ ना कुछ रिएक्शन किया उस फोर्स के अगेंस्ट जो उसके ऊपर लगा था। तो हम क्या बोलेंगे, एक को एक्शन फोर्स और दूसरे को रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस। अब ये वाली एक्टिविटी देखते हैं, ये वाली, ये दो स्प्रिंग बैलेंस है, ये दीवार से लगाओ, ये फ्री है तो आपने हाथ से खींचेंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, बी इज अटैच्ड विद आ रिजिड सपोर्ट, वॉल के साथ है वो। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब आप अपने फ्री हैंड से फोर्स अप्लाई करेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। तो आप क्या देखेंगे, दोनों जो स्केल हैं उनकी रीडिंग सेम हो जाएंगी। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द बैलेंस बी इज इक्वल टू अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो एनी ऑफ दीज टू फोर्सेज कॉल्ड बी एज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये आपने खींचा तो आपने जो फोर्स लगाया वो बी पे लगा, आपने देखा रीडिंग सेम थी, तो यहाँ पे जो बी पे फोर्स लगा है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो दिखाई देगी रीडिंग कैसे दिखाई देगी, सेम ही दिखाई देगी। दिस गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, और फिर हमने क्या एक्शन और रिएक्शन बोल दिया था। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, की जितना फोर्स एक्शन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उतना ही सेम फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट बी ए पे लगाएगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जितना फोर्स में ए ने एक्शन किया है बी पे, बी ने भी क्या किया है, सेम फोर्स में रिएक्शन किया है ए के ऊपर। तो ये याद रखिएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, सॉल्व करके देखा था। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड,
जैसे कि आप क्या करते हैं, खड़े हैं और रोड पे चलना शुरू करते हैं, तो आपके पैर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, किसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ठीक है। तो जमीन क्या करती है, आपको आगे की तरफ धक्का देती है। दिस रिक्वायर फोर्स अकॉर्डिंग विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ से कुछ ना कुछ अमाउंट में फोर्स आपने क्या किया है, पैरों से रोड पे लगाया, रोड ने आपको धक्का दिया, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ चल पाते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट even though the action and reaction forces are always equal magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है वो तो इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड से लग रहा है, ठीक है, अमाउंट क्या है, सेम है दोनों का, लेकिन जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। एक्सलेशन डिफरेंट क्यों प्रोड्यूस हो सकता है, देखिए जो फोर्स लग रहा था वो होगा सेम, लेकिन जो वहाँ पर एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ दोनों की तरफ से वो डिफरेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ए और बी के जो भार है, जो मास है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसकी वजह से जो एक्सलेशन है वो इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल में करके देखते हैं इसको कि कोई भी आपने गन में बुलेट रख के उसको चलाया है, तो आपके जो ये बुलेट है, बुलेट का जो मास है वो कम है गन के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, बुलेट तेजी से आगे चली गई और थोड़ा सा झटका क्या इसको भी लगेगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, आपस में फोर्स अप्लाई किया है। तो गन को जो झटका लगा है वो कम होगा क्योंकि गन का जो भार है वो ज़्यादा होगा, इसलिए। तो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलिस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जंप्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये सेलर है कोई भी, ये बोट को जब आगे की तरफ कूद के आगे बढ़े तो ये तो आगे की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उससे बोट पीछे हो जाएगी। अब एक्टिविटीज़ में देखिए, इन दोनों जो पर्सन है एक दूसरे को जो पास कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नीचे लगे होंगे स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग लगे हो ना, ये पहिए लगे हुए हैं, तो इन दोनों का भार अलग है, ठीक है, भार अलग है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब ये द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन एज दिस अरेंजमेंट वुड शो डिफरेंट एक्सलेशन ऑफ द सेम फोर्स। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सपोज टू ऑब्जेक्ट, दो बॉल हैं ए और बी, जिसका मास क्या दिया है, एम ए और एम बी, क्या दिया है मास, एम ए और एम बी, तो ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है तो कभी ना कभी वो टकराएंगी, ठीक है, टकराएंगी तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यू ए, और इसकी वेलोसिटी है यू बी। तो अभी हमें क्या बताया कि यू ए ज़्यादा है, यू बी कम है, यू ए वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, यू बी वाली क्या है, कम है, तो होगा क्या, अब ये टकराएंगे, टकराएंगे तो फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, हमने देखा यू ए ज़्यादा है, तो होगा क्या, एफ ए बी, एफ वाला जो फोर्स लगेगा ए वाली बॉल से बी की तरफ, तो हम क्या लेंगे, एफ ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा बी बॉल से ए की तरफ, तो एफ बी ए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, पहले इनकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए यू बी, और कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, वी ए और वी बी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना, अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा बिफोर कोलाइजन वाली सिचुएशन, ये होगी आफ्टर कोलाइजन वाली सिचुएशन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। पहले देखेंगे हम एम ए वी ए माइनस यू ए, जब हमारा कोलाइजन हुआ था उससे पहले की सिचुएशन में, ठीक है, पहले की सिचुएशन में अपॉन में टी लिख देंगे। अब देखेंगे कब, जब हमारा कोलाइजन हो गया था उसके बाद सिचुएशन क्या थी, एम बी वाली सिचुएशन में क्या हुआ था हमारा, वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, एम ए यू ए माइनस वी ए अपॉन में टी इक्वल्स टू में एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। तो यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ माइनस है ये, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। चलिए यहाँ टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, फोर्स लगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो एफ ए बी, जो ए बॉल से बी पे लगा था वो फोर्स, और एफ फोर्स जो लगा था बी से ए पर, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एम ए वी ए एम ए यू ए यहाँ पे लिख दिया। अब एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एम बी यू बी प्लस में रहेगा। फिर इक्वल टू में इनको लिख दीजिए अच्छे से, यू ए वाली टर्म एक साइड और वी बी वाली टर्म सारी एक साइड, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट
of this ideal collision experiment we say that the sum of momentum of two object before collision, हम क्या कह सकते हैं कि जो सम था दो ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम हुआ था उनका जो सम था कोलाइजन से पहले इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन। हमने क्या बोला कि जो मोमेंटम का सम था बिफोर कोलाइजन से और आफ्टर कोलाइजन के बाद क्या था, सेम रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो थर्ड वाला जो आपका लॉ था वो हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड क्या था आपका जो हमने सॉल्व करके देखा था, ठीक है। तो इसमें हमने ये सॉल्व करके देखा था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया था P इक्वल्स टू में m इंटू में v वेलोसिटी। तो हम जब P2 और P1 का निकालेंगे तो क्या होगा, mv माइनस mu करेंगे आप, mv से m आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और u माइनस v, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, m इंटू में v माइनस यू अपॉन में 2, और ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बाद में ये हमारा a हो जाएगा एंड दोनों डेरिवेशन हमारे इजीली हमने सॉल्व कर लिए, ये वाला भी और इसके बाद वाला भी। तो अब बात आती है हमारी एक्सरसाइज की। इस चैप्टर की ये एग्जाम्पल है, करके ज़रूर देखिएगा। अब एक्सरसाइज देखेंगे, इसके बाद हमारे चैप्टर फिनिश। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉज हमने तीनों पढ़ लिए, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा। अब ये है आपकी बुक की क्विक समरी इस चैप्टर की जो आपको रीड करनी है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करके देखते हैं और कुछ आप होमवर्क में करेंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो फोर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर ऐसा है कि वो ट्रैवल कर सकता है तो आपको क्या करना है, एक रीज़न देना है। तो ऐसा हो सकता है अगर आपका कोई भी अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा तो आपका वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता रहेगा। नेक्स्ट है, ये सारे आपके ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपको इसमें रीज़न देने हैं कि हमें एडवाइस क्यों किया जाता है कि बस में हम अपने सामान को रोप से बांध के रखें, क्योंकि यहाँ पे वो वाला लॉ ऑफ इनर्शिया वाला प्रोसेस चलेगा ना, पीछे को धक्का लगता है इसलिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये सॉल्व वाले ना उनको ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जैसे ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले ट्रक रेस्ट में था, फिर उसने चलना स्टार्ट किया, रोल्स डाउन अ हिल, हिल से वो जा रहा है मतलब नीचे की तरफ, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर, 20 सेकंड में वो ट्रैवल कर रहा है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन। तो आप क्या करेंगे, इसका फोर्स और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लीजिएगा एंड उसके बाद फॉर्मूला लगा देगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन। 7 टन दिया है, सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7000 इंटू में आप क्या करेंगे, जो स्पीड दी है उसको करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14,000 किलोग्राम न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। डायरेक्ट आपको फोर्स का सिंपली फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टोन है 1 किलो का, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, जो एक जमी हुई लेक है उस पर फेंका गया है, मतलब आइस वाली लेक है वो, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग, और कुछ दूर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गया है। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 50 मीटर। तो आपको क्या बताना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा है स्टोन और आइस के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें स्टोन वाला देखना है, थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है इसलिए मैं कहीं भी कर रही हूँ, तो आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखिएगा। पहले सारी चीज़ें लिख लीजिएगा जो भी गिवन है। फोर्स इक्वल्स टू में मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया है हमें, 1 किलो दिया था उस स्टोन का, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से दिया है, माइनस मिलेंगे 4, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 न्यूटन। सिंपल, फोर्स का फॉर्मूला लगाए, निकल गया हमारा आंसर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 किलोग्राम का एक इंजन है जो कि ट्रेन पुल कर रही है 5 वैगन। ये इंजन ट्रेन का है और वो 5 वैगन को क्या कर रही है, अपने साथ खींच रही है। हर एक 2000 किलो का है। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, अगर इंजन इतना फोर्स लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर्स फ्रिक्शन, और ट्रैक कितना फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, 15,000 न्यूटन। तो क्या क्या कैलकुलेट करना हमें, नेट एक्सेलरेशन फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो पहले वाला करेंगे, पहले 7th क्वेश्चन का ए पार्ट।
तो सारी चीज़ें हमेशा के लिए जो गिवन है वो नोट करेंगे आप। टोटल एक्सेलरेशन पूछा है, टोटल एक्सेलरेशन अगर हमें पूछा है तो आप क्या करेंगे, दोनों जो आपका ये जो फोर्स लग रहा है इसको प्लस कर दीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों ये जो हमारे फोर्स लग रहे हैं 4000 न्यूटन एंड 5000 न्यूटन, इसको आराम से प्लस कीजिएगा एंड आंसर आपका आ जाएगा। तो करके देखते हैं। 40,000 प्लस में हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो कितना था हमारा 5000। हाँ जी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ए का। एंड बी पॉइंट देखते हैं इसका। तो बी पॉइंट में आपको फॉर्मूला लगा देंगे F इक्वल्स टू में ma, या फिर एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो फोर्स अपॉन में मास आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ हम टोटल मास निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम 40,000, हाँ जी ये होगा 1 2 3 एंड ये 0 0 0 5 2 3 35। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कुछ 35 करीब 1000 निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा ही है ना, इस वजह से। तो हमारा ये निकला है 35,000। अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स अपॉन में मास। तो मास कितना है टोटल, मास कितना दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 8 और इसको प्लस कर देंगे 8 10 10 तो 18, यहाँ हो जाएगा आपका 18,000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन ट्रेन का निकल जाएगा। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास कितना दिया है 1500 किलो। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर वो व्हीकल जो चल रहा था वो रुकता है, उसका एक्सेलरेशन 1.7 मीटर स्क्वायर। तो 8th क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा 8th क्वेश्चन। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना था 1500 kg, और ये माइनस में एक्सेलरेशन है तो 1.7, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम बताना है, मास m दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। 10th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना दिया है 200 न्यूटन, वी इंटेंटेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। तो हमें क्या, वुडन कैबिनेट खींचनी है कांस्टेंट वेलोसिटी से, फ्रिक्शन फोर्स बताना है, -200 न्यूटन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसमें कुछ सॉल्व नहीं होगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कितना है 1.5 kg, सेम स्ट्रेट लाइन में वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी दोनों की क्या दी गई 2.5 मीटर सेकेंड बिफोर द कोलाइजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कोलाइजन होने से पहले की स्थिति है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन। कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी कोलाइजन के बाद। तो हमें ये 11th क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल की सारी सिचुएशंस और फिर फाइनल की लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। हमने जो अभी सॉल्व करके देखा था, फॉर्मूला क्या निकला था m1 u1 प्लस में m2 u2। तो बस हमारा मास कितना है m1 का 1.5, वेलोसिटी कितनी है 2.5, ठीक है। सेम m2 u2 की भी हमारी सेम दी हुई है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे 1.5 इंटू में 2.5 और दोनों का क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका मोमेंटम, और वेलोसिटी कितनी होगी वो 0 होगी। वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन अ ऑब्जेक्ट। तीसरे लॉ के हिसाब से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक, क्या करता है वो ऑब्जेक्ट वापस से पुश करेगा, बैक करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्स से। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैसिव ट्रक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड में खड़ा है, इट प्रोबेबली नॉट मूव, वो मूव नहीं कर रहा क्योंकि खड़ा है। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसर that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रक है वो पार्क के साइड में खड़ा है, एक बच्चा थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगता है तो वो धक्का मार रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बताइए इसमें कि ट्रक मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो मास है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा ट्रक का, बच्चे का कम होगा।
तो यहाँ पर इसलिए जो ट्रक है वो अपोजिट फोर्स लगा रहा है और क्या कर रहा है कि जो बच्चे ने फोर्स अप्लाई किया उसको कैंसिल कर जाएगा। हॉकी बॉल जिसका मास है 200 ग्राम वो ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस ट्रक बाय हॉकी स्टिक पे वो टकराएगी। वेलोसिटी है 5 मीटर। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P इक्वल्स टू m इंटू ए अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड हॉकी स्टिक। तो करके देखते हैं इसको सॉल्व। तो पहले आप अपनी सारी सिचुएशन की, हॉकी से जब वो स्टिक टच नहीं हुई थी तब क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है वो उस तरीके से आप लिखेंगे। आंसर नंबर 13 करेंगे। पहले हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल क्या होता है, mu कितना दिया हुआ था हमें 200 और 10, तो सीधा सीधा करेंगे इसको 200 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000 ग्राम। अब ऐसे फाइनल निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे mv, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू में कितना दिया था हमें 200 ग्राम इंटू में 5, तो 5 कर दीजिए, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस में होगा हमेशा। अब क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो mv माइनस mu कर दीजिए, तो अपना रखिए आंसर 10,000 ग्राम माइनस में 2000, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो 10 में से 2000, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टली वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी क्या है 150 मीटर। एक गत्ते पे, वुडन के गत्ते पे वो टकराती है। कम्स एट रेस्ट, उसके बाद वो रेस्ट पे हो जाती है। तो रेस्ट पे उसकी स्पीड है 0.0। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू अ ब्लॉक। मैग्नीट्यूड भी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको है होमवर्क में या होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है अब। एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 किलो, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी इतनी, एंड कोलाइड किया है एक स्टिक पे लगेगा वो जब स्टेशनरी वुडन मार्क। ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है तो हम 15 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो m1 क्या दिया हुआ है, 1 kg। पहले सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ें जो लिखी हुई 1 kg। वेलोसिटी हमारी दी हुई है m1 m2 पहले बाहर लिख लेंगे दोनों का 5 kg। u1 कितना है हमारा 10, u2 फिर क्या हो जाएगा 0 है। तो m1 प्लस में m2 करेंगे, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 6 kg। तो टोटल आ गया। वेलोसिटी होएगी v, वेलोसिटी इक्वल्स टू में v। तो टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला जो हमें निकालना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन m1 u1 प्लस में m2 u2। तो क्या होगा इसका होगा 1 kg इंटू में 10 जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है 10 ही हो जाएगा जी, ठीक है। यूनिट लगा लीजिएगा। अब ये होगा बिफोर कोलाइजन। अब होगा फाइनल जो कि बाद में होगा हमारा कोलाइजन के बाद। तो फाइनल पोजीशन में मोमेंटम देखेंगे m1 प्लस में m2 इंटू में v। तो लिख लीजिए आंसर हमारे यहाँ पे क्या है m1 प्लस में m2 इंटू में v इक्वल्स टू हमारा 10 आंसर आया था। इसको रख लीजिए, किलोग्राम पूरी यूनिट लिखिएगा ज़रूर, 1 है ये 1। चलिए सॉल्व करते हैं m1 m2 ये वाली फॉर्मेशन। तो v अगर हम इधर छोड़ दें तो पूरा m1 m2 ये कितना है 10 kg अपॉन में m1 m2 कितना आया हमारा 6 kg। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना 100 किलो एस्केलेटेड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है वो, जिसकी वेलोसिटी है 6 सेकंड में 5 से 8 उसकी वेलोसिटी बताइए। कैलकुलेट द इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और मैग्नीट्यूड भी आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनिशियल निकालेंगे फिर फाइनल निकालेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं इनिशियल फाइनल, उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये भी इजी है। 16 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। 16 क्वेश्चन सारी चीज़ें सबसे पहले आप गिवन जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें लिखेंगे। हम डायरेक्ट अपना सॉल्व करें तो इनिशियल स्टेज और फिर फाइनल स्टेज निकालनी है हमें। तो इनिशियल स्टेज निकालेंगे m इंटू यू करके, तो मास कितना है हमारा
100 इंटू में 5, तो क्या आ जाएगा 500 किलो। फाइनल निकालते हैं, फाइनल कितना निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी है 8, तो 100 इंटू 8 कर देंगे तो कितना 800 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 800 आ गया। 800। अब हमें इसमें एस्केलेशन नहीं दिया होता, एस्केलेशन भी निकालेंगे। एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। 8 और 5 हमारी u और v दी हुए हैं, तो 8 माइनस 5 टाइम दिया कितना 6, आंसर आ जाएगा 1/2, या इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें आगे क्या निकालने को बोला है इस क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स हम टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल 100 kg इंटू में 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50 न्यूटन। तो एस्केलेशन हमने निकाल दिया, एस्केलेशन हमारा 0.5 कुछ आ जाएगा, टोटल जो हमसे पूछा गया वो 50 न्यूटन आ गया। फोर्स मास इंटू एस्केलेशन ही तो होता है, मास इंटू एस्केलेशन। जब आप 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे आपसे कुछ पूछा गया है, 3 बच्चे हैं, राइड कर रहे हैं मोटर कार, दैट कार मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे उनकी जो वेलोसिटी है कार की वो ज़्यादा है। वैन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक विंडस्क्रीन। विंडस्क्रीन पे एक क्या करता है, कोई इंसेक्ट आके टकरा जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम। तो उन्होंने क्या बताया है कि इन दोनों को प्रॉब्लम होती है, तो किरण बताते हैं कि जो इंसेक्ट है उसको ग्रेट मोमेंटम को झेलना पड़ा है कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम। उसके मोमेंटम में चेंज हुआ क्योंकि मोटर बाइक चल रही थी, वो इस डायरेक्शन में आके स्ट्राइक हुआ है, तो एकदम से क्या उसका बढ़ा है वहाँ पर, है ना, उनकी कार बहुत तेज़ चल रही थी। अख्तर सेड दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। तो लार्ज फोर्स से चल रही थी उनकी मोटर कार, इंसेक्ट के ऊपर भी ज़्यादा फोर्स लग गया एंड अ रिजल्ट इंसेक्ट मर गया, जिसकी वजह से राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum। तो आपको एक सजेशन करना है, इनकी सिचुएशन पढ़ के एक सजेशन देना, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल ऑफ मास। कोई डम्बल है, उसका मोमेंटम आपको बताना है, जिसका आपको मास दिया है 10 किलो, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट। जब वो गिरा है 80 सेंटीमीटर हाइट से, तो उसका कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेना है आपको। क्वेश्चन 18 सॉल्व करके देखते हैं, हमें मोमेंटम निकालना है, तो हो जाएगा हमारा डंबल का m इंटू वी। तो मास कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, लिख लीजिए 10 kg, और क्या हो जाएगा 4 kg, इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 40 kg। यूनिट लगा लीजिएगा बस। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एक्सरसाइज हमारी सारी खत्म होगी। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है, और किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में या किसी भी पैरे में अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप उनके नीचे, उन चैप्टर्स के नीचे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ऊपर बेल आइकन पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो जो भी हमारी वीडियो जिसने भी देखी है, जो भी देख रहे हैं, उनका धन्यवाद। एंड हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।